औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये चैप्टर वाइंड अप करें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जिनकी मदद से आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने में बहुत आसानी हो जाए। सबसे पहले अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो इनकम स्टेटमेंट के लिए जो टिप्स हैं उनमें पहला पॉइंट ये है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने उस क्वेश्चन को थॉरली पढ़ना है, देखना है, स्टडी करना है। और अगर कोई मिसिंग डेटा हो, जिस तरह के आपको याद होगा कि शायद 2012 या 13 का एक क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन नहीं था। 2014 का क्वेश्चन था आई गेस, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिसिंग था। तो उस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हमने मैचिंग प्रिंसिपल के थ्रू फाइंड आउट किया। तो अगर कोई इस तरह से कोई मिसिंग डेटा होगा तो सबसे पहले आपने उस मिसिंग डेटा को फाइंड आउट करना है, उसके बगैर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो एक मल्टीपल स्टेप्स स्टेटमेंट होती है। आपको याद होगा, आपको आइडिया हो गया होगा कि हम इसको मल्टीपल स्टेप्स में बनाते हैं। सबसे पहले हम नेट सेल्स मालूम करते हैं, सेल्स का एक स्टेप होता है, उसके बाद फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्टेप पिक करते हैं और हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से फिर हम तीसरे स्टेप में एडमिन एंड जर्नल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो इसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। चौथा स्टेप बाजुकात होता है जिसमें हम कोई भी अदर इनकम अगर होती है तो अदर इनकम उसमें ऐड करते हैं, लेकिन 3 स्टेप्स तो लाजमी होते ही होते हैं। ये तीनों स्टेप्स ये हैं। नेट सेल्स का स्टेप है, स्टेप 1 में आपने सबसे पहले नेट सेल्स मालूम करनी है। फिर स्टेप टू में आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करनी है, जबकि स्टेप 3 में आपने मालूम करना है एडमिन एंड जर्नल एक्सपेंसेस। एडमिन एंड जर्नल एक्सपेंसेस के बाद अगर आपके क्वेश्चन में डेटा मौजूद होगा, मसलन अदर इनकम का, लाइक कोई रेंटल इनकम है, कोई कमीशन इनकम है, अगर उसका कोई डेटा मौजूद होगा तो उसको फिर आप सॉल्व करेंगे। फोर्थ स्टेप भी पिक करेंगे, अदरवाइज फिर चौथा स्टेप नहीं लेंगे और सिर्फ 3 स्टेप में आप अपनी इस इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम कोई नया स्टेप शुरू करते हैं तो उसको हम थर्ड कॉलम से शुरू करते हैं। मसलन जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट को हम 4 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। तो उसमें हमेशा कोई भी नया स्टेप शुरू होगा, जैसे आपने सेल्स, ग्रॉस सेल्स लिखी, तो आप सबसे पहले थर्ड कॉलम में लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए हम सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंटरी लिखते हैं, तो वो भी हम थर्ड कॉलम से शुरू करते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे पास एडमिन एंड जर्नल एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी हम थर्ड कॉलम से ही शुरू करेंगे। सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा आप अनएडजस्टेड डेटा से उठाते हैं, सिवाय एंडिंग इन्वेंटरी के। एंडिंग एंडिंग इन्वेंटरी का जो डेटा होता है वो हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट में से लेना होता है। उसके अलावा जितना भी डेटा होता है नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, याद रखिएगा मैं बार बार कह रहा हूँ, नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी फर्स्ट 2 स्टेप्स का जितना डेटा होता है वो हम अनएडजस्टेड डेटा से उठाते हैं। यानी हमारा जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है वहां से हम सारा डेटा पिक करते हैं। इनकम स्टेटमेंट जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है तमाम रेवेन्यूज और तमाम एक्सपेंसेस का। इस चीज़ को जहन नशीन कर लें कि इनकम स्टेटमेंट में आप सिर्फ रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को पिक करते हैं, आप कोई एसेट्स नहीं लेंगे यहाँ पर, कोई लाइबिलिटीज मसलन और कोई भी ऑनर इक्विटी भी यहाँ पर हम पिक नहीं करते। इनकम स्टेटमेंट से इनका कोई ताल्लुक नहीं। आपके 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं, इन 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स में से रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स होते हैं, जबकि ऑनर इक्विटी, एसेट्स और लायबिलिटी ये तीनों बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे डेबिट बैलेंसेस में से लिए जाते हैं। और कभी भी एक्सपेंसेस को एसेट्स के साथ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। मसलन आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, मसलन आपके पास प्रीपेड सैलरी होगी या प्रीपेड रेंट होगा या प्रीपेड इंश्योरेंस होगा, ठीक है, तो उसको कभी भी एक्सपेंसेस के साथ आपने मिक्सअप नहीं करना। अगर उससे आप मिक्सअप कर देंगे तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। ओके, ये चीज भी जहन में रखिएगा कि कोई भी एक्सपेंस आपका क्रेडिट बैलेंसेस में कभी भी गिवन नहीं होता। कभी भी क्रेडिट बैलेंसेस में कोई भी एक्सपेंस गिवन नहीं होता।
ये तो हो गए टिप्स फॉर इनकम स्टेटमेंट। और अब आगे चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या टिप्स हैं। देखिए बैलेंस शीट जो है ना, इसको हम कहते हैं क्लासिफाइड बैलेंस शीट, और इसीलिए ये, क्योंकि ये एक क्लासिफाइड वे में बनाई जाती है, क्लासिफाइड फॉर्म में बनाई जाती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्लासिफाइड बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट होती है ये कॉम्बिनेशन होती है तीन चीज़ों की, एसेट्स और इक्विटीज। इक्विटीज में दो चीज़ें शामिल होती हैं, लायबिलिटी और कैपिटल। तो बेसिकली बैलेंस शीट तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। अच्छा, बैलेंस शीट क्लासिफाइड होती है दो पार्ट्स में, और हर एक पार्ट इसका सब डिवाइडेड होता है दो कैटेगरीज में। आपको याद होगा कि बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पर हमारे पास एसेट्स आते हैं, ये एक एक पार्ट है, और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट है इक्विटीज का। एसेट्स में भी हमारे पास दो सब कैटेगरीज होती हैं, एक करंट एसेट होता है, उसके बाद फिर फिक्स एसेट्स होता है। जबकि इक्विटी साइड पर भी हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, लायबिलिटीज एंड देन कैपिटल। जो जब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने लगते हैं तो हमें जितना डेटा गिवन होता है पूरे क्वेश्चन का, मसलन डेबिट बैलेंसेस हो, क्रेडिट बैलेंसेस हो, डेटा फॉर एडजस्टमेंट हो, इन सब को थॉरली चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप शुरू करेंगे, सबसे पहले आपको डेबिट बैलेंसेस दिए हुए होते हैं, तो डेबिट बैलेंसेस में सबसे पहले ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट आपके पास होता है कैश। जब आप कैश को लिखने लगेंगे तो आप थोरली देखेंगे कि इसका कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है गिवन, ठीक है। उसके बाद फिर अगर एडजस्टमेंट है तो एडजस्ट करके लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप वैसे ही उसको लिख देंगे एज इट इज। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि दूसरा हेड ऑफ अकाउंट क्या है। मसलन दूसरा हेड ऑफ अकाउंट हमारे पास आता है अकाउंट रिसीवेबल का, तो आप देखेंगे अकाउंट रिसीवेबल की कोई एडजस्टमेंट है, अगर नहीं है तो उसको एज इट इज लिख देंगे, और अगर अकाउंट रिसीवेबल की कोई एडजस्टमेंट है तो उसको एडजस्ट करके एडजस्टेड अमाउंट लेकर जाएंगे बैलेंस शीट में। जबकि उस एडजस्टेड बैलेंस में से फिर हम माइनस कर देते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ठीक है। तो इस तरह से हर एक हेड ऑफ अकाउंट को आपने थॉरली चेक करना है, उसको टैली करना है डेटा फॉर एडजस्टमेंट से, और उसके बाद फिर उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। वन बाय वन जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी हेड ऑफ अकाउंट्स आपके पास हैं, उनको आपने उनके रिस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स चेक करके फिर लिखना है। और सबसे आखिर में जो आपकी नेट इनकम होती है या नेट लॉस होता है, उसे कैपिटल में ऐड करना, या कैपिटल में से अगर नेट लॉस होगा तो माइनस होगा, नेट इनकम होगी तो वो ऐड होगा। ये मत भूलिएगा, अक्सर बच्चे पूरा सारा डेटा लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन कैपिटल का ये पार्ट भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये कभी मत भूलिएगा, इसको लाजमी जहन में रखिएगा कि जो आपने नेट इनकम स्टेटमेंट बनाई है, उस इनकम स्टेटमेंट की जो एंडिंग फिगर है, वो एंडिंग फिगर हमारे पास बैलेंस शीट में लिंक होती है, और बैलेंस शीट में वो कैपिटल में आती है। नेट इनकम होगा एंडिंग फिगर तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, नेट लॉस होगा एंडिंग फिगर तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाता है। ओके जनाब, ये तो हो गए टिप्स, कुछ टिप्स आपके लिए थी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए। और अब कुछ आखिरी अल्फाज इस चैप्टर को ख़त्म करने से पहले, बल्कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये उसके लिए लास्ट वर्ड्स हैं या इनिशियल वर्ड्स कह लें, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप कह लें, ये आपने लाजमी जहन नशीन रखनी है। देखिए, अपने आप को आपने रिलैक्स रखना है, बिल्कुल पुरसुकून रखना है। ज़रा सा भी आपने हैजल नहीं मचाना, ज़रा सा भी आपने परेशान नहीं होने देना अपने आप को। अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखें। उसके लिए क्या करना है, आपने आसपास के लोगों पर ध्यान देने के बजाय अपने पेपर पर ध्यान दें। अक्सर बच्चे जिनको पेपर आ रहा होता है, वो सिर्फ ये गलती करते हैं कि यार वो फिलहाल तो करके उठ के चला गया, मैं अभी तक बैठा हुआ हूँ कर रहा हूँ पेपर। तो भाई हो सकता है वो आधा पेपर छोड़ के चला गया हो, या हो सकता है उसने गलत पेपर करके चला गया हो, और हो सकता है उसकी स्पीड तेज हो लिखने की, आपकी अपनी स्पीड है, उनकी अपनी स्पीड है। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, ठीक है। हर एक का अपना अपना एक टाइमलाइन होती है, हर एक का अपना अपना एक क्या कहना चाहिए कि माहौल होता है, ठीक है। आपने उसी अपने माहौल में रहते हुए आपने अपना काम करना है। सो प्लीज कीप योर सेल्फ रिलैक्स एंड काम ड्यूरिंग द पेपर एंड ड्यूरिंग सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। किसी भी पेपर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप को बहुत ही पुरसुकून रखें। अब ये बाजू का पेपर का प्रेशर इतना होता है कि हम पुरसुकून हो नहीं पाते, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने जहन को पुरसुकून रखने के लिए आप आंखें बंद करें, पेन वेन छोड़ दें 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है,
लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर आप रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, आप क्या करें, गहरी गहरी सांस लें, लंबी सांस खींचें, उसको अपने अंदर होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिने, फिर आप उस सांस को रिलीज करें। ठीक है, सांस खींचें, उसको अपने अंदर होल्ड करें, अभी आपने सांस को निकालना नहीं है, आइज क्लोज हो तो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, और 10 तक काउंटिंग करने के बाद पुरसुकून अंदाज में 10 तक काउंटिंग करें, इस तरह के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज योर ब्रीथ। ठीक है, स्पीड में नहीं काउंटिंग करना, पता चला आप काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 डोंट डू लाइक दिस, ओके, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। स्पीड में काउंटिंग करने का कोई फायदा नहीं है, बहुत ही आराम आराम से सुकून सुकून से काउंटिंग करें, और उसके बाद फिर अपने सांस को आप रिलीज करें, अपने ब्रेथ ब्रीथ को आप रिलीज करें। आप 3 से 4 मरतबा, 5 मरतबा इस तरह से करेंगे, आप देखेंगे आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, एंड वंस यू आर रिलैक्स्ड, तो उसके बाद फिर आप अपना काम करना शुरू करें, और कभी भी ये मत सोचें कि यार मेरे पास इतना टाइम रह गया है तो मुझे जल्दी करना है, कि मेरे पास बहुत कम टाइम रह गया और क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो मुझे जल्दी जल्दी करना चाहिए। डोंट डू लाइक दिस, कभी भी नहीं। देखिए, क्वेश्चन चाहे आप ये याद रखिए कि अकाउंटिंग में आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। अगर आपने 10 स्टेप का आपका क्वेश्चन है और उसमें से आपने 5 स्टेप सही किए हैं तो आपको पांचों स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने पहला दूसरा तीसरा स्टेप में अगर आपने गलती कर दी और उसके आगे के सारे स्टेप्स आपने कर दिए हैं लेकिन शुरू में आपने गलती की, तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत रिलैक्स रहना है। ठीक है, चाहे आपके पास टाइम बहुत कम रह गया हो। आपने देखा होगा जो पिछली क्लासेस जो हमने रिकॉर्डेड क्लासेस डाली हैं वो मैक्सिमम 15 मिनट, 20 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट इस तरह की हैं। जो बहुत लेंदी क्लास भी हमारी हो गई वो 21 मिनट की हो गई है। हमने बहुत सुकून सुकून से पेपर्स को सॉल्व किया है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों को हमने सॉल्व किया, और हमने मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर उसको कंप्लीट कर लिया है। आप लोग क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों की, तो अगर आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी लगना चाहिए तो मैक्सिमम 25 मिनट, आधा घंटा लगना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने टाइमलाइन आप मेक श्योर करें, और ड्यूरिंग द पेपर डू नॉट पैनिक, कभी भी नहीं। ठीक है, चाहे आपके पास बहुत कम टाइम बच गया हो तब भी दूसरों की तरफ ध्यान देना छोड़ें, पूरी क्लास की तरफ ध्यान देना छोड़ें। आप ऐसा समझें कि आप बिल्कुल वहां पर अकेले बैठे हुए हैं। ठीक है, और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, जितना भी सॉल्व हो सके आप सिर्फ उसको सॉल्व करें, किसी और की तरफ तवज्जो ना दें। ठीक है, तो इस तरह इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा पेपर दे देंगे, और आप बहुत आसानी से, कितना ही मुश्किल पेपर क्यों ना हो, उस पेपर को आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। जितने भी आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं जो देखने वाले हैं, और जो मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, और जो मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप लोगों की बहुत मदद करे, बहुत सारी कामयाबियां हासिल करें अपने ज़िंदगी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालदेन का, अपने दोस्तों का, अजीज़ों रिश्तेदारों सबका बहुत ख्याल रखें, अपने माहौल का भी बहुत ख्याल रखें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और ताकि हम आपके लिए इसी तरह बेहतरीन वीडियोस बनाते रहें। अल्लाह हाफिज़।